अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, टॉटोमेरिज्म। ओके, तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन करेंगे कि ये है क्या। तो देखो बच्चों, अगर हम टॉटोमेरिज्म की बात करें, ओके, तो ये एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप है। इसके अलावा आप देखोगे कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी है, क्योंकि इसमें जो आइसोमर्स होंगे ना, उनमें फंक्शनल ग्रुप बदलते हुए दिखेंगे आपको। मतलब ये कहें कि स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच isomers are differ in position of proton, okay, or acidic hydrogen, and isomers are dynamic equilibrium attain between time। समझ गए बच्चों कि एक स्पेशल टाइप का फंक्शनल आइसोमेरिज्म जिसमें आइसोमर्स जो होंगे वो प्रोटॉन या जो कि एसिडिक हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन के कारण क्या होंगे, अलग अलग दिखते हैं। और इसमें जो आइसोमर्स होते हैं उनके बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन रहता है। देखो कैसे, जैसे ये है HC ट्रिपल बॉन्ड N, ओके, और ये HNC। तो यहां देख रहे हैं कि ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है कुछ देर कार्बन से जुड़ा हुआ है, कुछ देर हाइड्रोजन से जुड़ा है। ठीक इसी तरह से CH3 C डबल बॉन्ड O CH HCOR, तो ये एक ऐसा फॉर्म है। और इसी में ये जो हाइड्रोजन है, ओके, यहां से यहां माइग्रेट हो जाता है। तो CH3 OH डबल बॉन्ड CH COOR। तो ये जो हैं, समझ गए ना, ये क्या कहलाएंगे बच्चों, टॉटोमर्स। ये क्या कहलाएंगे, टॉटोमर्स। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इनमें फंक्शनल ग्रुप भी चेंज दिखता है। इसमें साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है तो इसमें आइसोसाइनाइड है, इसमें कीटो फंक्शनल ग्रुप है तो इसमें इनोल फंक्शनल ग्रुप है। तो ये एक प्रकार के क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। लेकिन फंक्शनल आइसोमर्स से अगर ऐसा है तो अगर वो केवल प्रोटॉन के कारण इस तरह से फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं प्रोटॉन की पोजीशन चेंज होने से, तो वो टॉटोमर्स कहलाएंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं टाइप्स में। फिर हम इसके इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट देखेंगे। टाइप्स में फर्स्ट होता है इसमें डाइड सिस्टम, ओके, डाइड सिस्टम। तो इसमें आप देखोगे कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम ऑसिलेटेड बिटवीन टू एडजेसेंट atoms, means oscillate between two, one two, oscillate between 1 and 2 positions of molecule। समझ गए बच्चों कि एक होता है इसमें डाइड सिस्टम जिसमें हाइड्रोजन एटम दो एडजेसेंट एटम के बीच में ऑसिलेट होगा, मींस 1-2 पोजीशन, जैसे कि यही है HC ट्रिपल बॉन्ड N, और इस तरह से HN डबल बॉन्ड C। तो आप देख रहे हैं ये 1 पोजीशन है और ये क्या है, 2। तो 1 और 2 के बीच में इस तरह से ऑसिलेट होता है। दूसरा आते हैं हम, और वो होता है ट्राइड सिस्टम। समझ गए ना, ट्राइड सिस्टम। तो इसमें जो हाइड्रोजन एटम होगा, ठीक है,
हाइड्रोजन एटम oscillated between 1 to 3 position of molecule। समझ गए ना, एक ही मॉलिक्यूल के 1 से 3 पोजीशन के बीच में क्या होगा, ऑसिलेट होगा। जैसे अभी आपने देखा ये है CH3, C डबल बॉन्ड O, CH, ये है H, C डबल O और C2H5। तो देखो ये 1, ये 2 और ये क्या है 3। तो यहां से ये ऑसिलेट होके और यहां आ गया। तो नया आइसोमर क्या बन गया, CH3, यहाँ OH डबल बॉन्ड CH, C डबल O, C2H5। तो ये इसका कीटो फॉर्म है। तो ये क्या है, इनोल फॉर्म। इनोल क्यों बोल रहे हैं, इन प्लस ओल के कारण। अब देखो इसमें ट्राइड सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट टाइप्स आते हैं, ठीक है, इनमें से एक तो होती है कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। ओके, एक कीटो इनोल आइसोमेरिज्म है। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रोटॉन है इसमें एक इनोलिक फॉर्म में रहेगा प्रोटॉन और एक कीटो फॉर्म में। मींस यहां पर जो हाइड्रोजन एटम होगा ऑसिलेटेड बिटवीन C ग्रुप एंड CH ग्रुप। समझ गए ना, बल्कि CH2 ग्रुप या CH ग्रुप ऐसे हो सकता है, और CH ग्रुप भी हो सकता है अगर R की तरह रख। तो इनके बीच में ऑसिलेट होगा। इसमें देखो जैसे ये है ओके डबल बॉन्ड और ये है H और ये है क्या R। तो इसका नया फॉर्म क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ हो गया OH, ये हो गया R। तो ये कीटो फॉर्म है, तो ये इनोल फॉर्म है। ओके, ठीक इसी तरह से एक ऐसा भी है, अगर मान लो डबल बॉन्ड ऐसा और यहाँ H है और यहाँ R है, तो ये भी एक कीटो इनोल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि यहाँ OH ऐसे और यहाँ R आ जाए। समझ गए ना, ये भी कीटो इनोल आइसोमेरिज्म है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/3 के बीच में है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर 1/5, ठीक है, प्रोटॉन ऑसिलेशन हो रहा है और यहाँ पर 1/3 प्रोटॉन ऑसिलेशन हो रहा है। तो ध्यान से सुने, इसमें देखें कि इसके लिए इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, तो वो अभी मैं देखूं, ठीक है, अभी हम अलग से डिस्कस करेंगे कि जो आइसोमेरिज्म है टॉटोमेरिज्म, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं, हम वो देखेंगे। सेकेंड टाइप होता है, एक तो ये हो गया, एक होगा नाइट्रो AC नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। समझ गए बच्चों, ये है, मतलब इसमें जो प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन ऑसिलेटेड बिटवीन, ठीक है, NO2 एंड CHR ग्रुप। देखो कैसे, जैसे ये है R CH2 N डबल बॉन्ड O और ये है O, ठीक है। तो इसमें ये प्रोटॉन यहां से यहां ऑसिलेट होगा, बन जाएगा R CH N, ये है OH और ये है O। तो ये नाइट्रो फॉर्म है और ये एसिडिक फॉर्म है या AC फॉर्म इसी को बोलते हैं। समझ गए बच्चों, तो ऐसा कोई भी नाइट्रो एल्केन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा उनमें मिलेगा। इसके अलावा इसमें भी हो सकता है, देखो R CH2 CH डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां पर अगर ऐसा है CH N डबल बॉन्ड O, तो इसमें भी ये आइसोमेरिज्म हो सकता है, ये सीधा यहां माइग्रेट हो सकता है। तो R CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH डबल बॉन्ड N
OHO, तो ये नाइट्रो फॉर्म है, तो ये AC फॉर्म है। ओके, तो ऐसी नाइट्रो में भी हो सकती है। तीसरा हो सकता है किसमें बच्चों, ये हो जाएंगे अमाइड एंड इमीन, समझ गए ना, अमाइड और इमीनोल, या इमीनोल हो जाएगा, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये होगा इमीनोल, इनके बीच में, मतलब इमीन और ऑल के बीच में। कैसे कि यहां पर जैसे ये है NH, या मैं इसको ऐसे ले लूं RNH, ओके, ये है, फिर यहाँ है C डबल बॉन्ड O, और मान लो ये R है, तो ये हाइड्रोजन माइग्रेट हो सकता है और क्या बन सकता है, RN डबल बॉन्ड COH, और ये क्या R, तो ये ओल और ये इमीन हो गया, तो इमीनोल हो गया, ठीक है, इस तरह से। और ये कौन सा हो गया बच्चों, अमाइड, इसमें भी हो सकता है, 1/3 में भी हो सकता है। देखो ये है, मान लो इस तरह से NH, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OR, तो ये H यहाँ माइग्रेट हो सकता है और बन सकता है R, ठीक है, यहाँ पर H माइग्रेट हो जाए, यहाँ से ऑसिलेट हो जाए, तो ये हो जाएगा RNCH, C डबल, मतलब CH डबल बॉन्ड यहाँ OH और R, तो ये भी एक क्या है, एमिनोल फॉर्म है, इमीनोल फॉर्म, एमिनोल, और ये क्या है, इस तरह से एक कीटो कंपाउंड जैसा है ये, ठीक है, एमिनो कीटोन हो गया इस तरह से। तो ये है नाइट्रो और इमिनोल के बीच में। और भी हो सकते हैं, नाइट्रोसो, ठीक है, कीटो या नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, ठीक है, एंड ऑक्सिम आइसोमेरिज्म, ये, तो देखो नाइट्रोसो मतलब जैसे ये है RCH2N डबल बॉन्ड O, तो ये क्या है, नाइट्रोसो फॉर्म, ओके, और इसका बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NOH, तो ये क्या बन गया, ऑक्सिन, तो ये भी एक इनो, ठीक है, टाटोमेरिज्म है। तो इस तरह से ये है टाटोमेरिज्म, जिन कंपाउंड में मिलता है टाइड, ठीक है, कीटोन वाले कीटोइनोल में हो गया, नाइट्रो इसी नाइट्रो हो गया, इमाइड और एमिनोल हो गया, नाइट्रोसो ऑक्सिम आइसोमेरिज्म हो गया, तो इनमें ये मिलेगा इस तरह से, ये है टाटोमेरिज्म। अब हम लिखते हैं नेसेसरी कंडीशंस फॉर, ठीक है, टॉटोमेरिज्म, कि टॉटोमेरिज्म के लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, क्या जरूरी है, किस बेस पर आप पहचानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म होगी या नहीं। तो देखो पहला है कि मिनिमम 1 अल्फा H, ठीक है, प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड कार्बन और अदर एटम, मीन्स नाइट्रोजन, मतलब मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड कार्बन और अदर एटम इन अल्फा पोजीशन ऑफ C डबल बॉन्ड O या N डबल बॉन्ड O, ओके, कि N डबल बॉन्ड O के या CO की अल्फा पोजीशन में मिनिमम एक क्या होना जरूरी है, अल्फा CH ग्रुप होना जरूरी है। जैसे यहां पर डबल बॉन्ड O है और यहां H है, ठीक है, भले यहां R हो, तो ये इनोलाइजेशन कर सकता है, तो यहां हो जाएगा OH, ठीक है, यहां R, तो इसमें इनोलाइजेशन होगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इनोलाइजेशन। ठीक इसी तरह से
यहाँ पर अगर मान लो दोनों जगह R यहाँ कर दें, यहाँ R कर दें, यहाँ R कर दें, डबल बॉन्ड, तो नो इनोल फॉर्मेशन। इसमें क्या पॉसिबल नहीं है? इनोल फॉर्मेशन, इनोलाइजेशन इसमें नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से अगर मान लो ऐसा है कंपाउंड NH, ओके, तो इसमें भी इनोलाइजेशन पॉसिबल होगा। ऐसे सॉरी यहाँ पर हो जाएगा क्या बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा OH डबल बॉन्ड N, मतलब यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा N, तो ये इनोल फॉर्म हो जाएगा मतलब, ठीक है। और ये कीटो फॉर्म दिख रहा है, ये इनोल, इमिनोल है, ये क्या है? इमिनोल या इनोल फॉर्म, और ये क्या हो जाएगा? अमाइड फॉर्म। आखिर है तो कीटो इनोल जैसा ही, इसलिए मैंने इसको कीटो इनोल भी लिख दिया, ठीक। एक ये है। ठीक इसी तरह से RCH, यहाँ भले R हो, यहाँ अगर NO है इस तरह से, तो इसमें भी पॉसिबल है RCH, ठीक है। यहाँ R हो जाएगा, और यहाँ से ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा पोजीशन समझ गए ना कौन सी कहलाएगी? ये वाली, ये अल्फा है यहाँ पे, समझ गए ना? ये क्या है? अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। ठीक इसी तरह से ये अल्फा हो गई, तो ये इनोलाइजेशन कर सकता है ऐसे, OH ये है, ठीक है। तो यहाँ पर इनोलाइजेशन हो रहा है। तो इनोलाइजेशन के लिए पहली बात तो अल्फा पोजीशन में मिनिमम एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। अब इसमें ध्यान रखना है कि इन बाईसाइक्लो कंपाउंड, ओके, इन बाईसाइक्लो कंपाउंड हाइड्रोजन of bridgehead not so tautomerism। ध्यान रखें कि भले वो अल्फा पोजीशन में हो, लेकिन इसमें जैसे हम ये कहें कि हमारे पास ये एक ब्रिज कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पर दोनों R हैं, तो नो इनोलाइजेशन, इनोलाइजेशन इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो ब्रिज हेड हाइड्रोजन है ये वाला यहाँ की, ठीक है, ये इनोलाइजेशन नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनोलाइजेशन से डबल बॉन्ड आएगा, और ब्रिज हेड में कभी डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में आ जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि यही हमारा कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पर ये जो है अल्फा हाइड्रोजन अगर आ जाता है, ये ऐसे लिख दें हम, यहाँ पर CH एक R है, तब ये इनोलाइजेशन हो जाएगा। ब्रिज हेड का यूज नहीं हो रहा, लेकिन ये जो है यहाँ का OH जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये यूज कर सकता है, तो इनोल फॉर्म बन सकता है, लेकिन ब्रिज हेड का हाइड्रोजन इनोलाइजेशन नहीं करेगा। ओके, तो इस तरह से इनोलाइजेशन में ये तो हुआ। दूसरा पोजीशन है कि इफ गामा हाइड्रोजन, ठीक है, इन conjugated system present in keto form of compound, then इनोलाइजेशन पॉसिबल होगा। समझ गए बच्चों कि अगर कहीं पर कीटो की गामा पोजीशन में कोई अल्फा गामा हाइड्रोजन है, भले वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो इनोलाइजेशन होगा। जैसे ये है, और यहाँ H है और यहाँ R है, तो ये इनोलाइजेशन कर सकता है, मीन्स यहाँ OH, ओके, और ये इस तरह से इनोलाइजेशन पॉसिबल है। अगर इसी तरह से अगर आप देखें कि ये है डबल बॉन्ड O और एक ऐसा है, और यहाँ H और यहाँ R है, तो भी इनोलाइजेशन पॉसिबल है कि यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर ये ऐसा है कि गामा हाइड्रोजन नहीं है, तो नो इनोलाइजेशन पॉसिबल। समझ गए ना? तो गामा पोजीशन में अगर हाइड्रोजन है तो वो भी इनोलाइजेशन करेगा। अब चाहे वो CO के रिस्पेक्ट में CH हो या CO के रिस्पेक्ट में यहाँ अगर NH है, तो भी इनोलाइजेशन पॉसिबल हो जाएगा ऐसे।
समझ गए, इस तरह से। तो यहाँ पर भी इनोलाइजेशन हो सकता है। ठीक इसी तरह से अगर मान लो ऐसा है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और यहाँ पर जो है एसिडिक हाइड्रोजन है, ये है, तो भी इनोलाइजेशन होगा। ऐसे भले ये है इस तरह का कंपाउंड। तो इनोलाइजेशन के लिए या तो गामा हाइड्रोजन होना जरूरी है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, या अल्फा पोजीशन में मिनिमम एक हाइड्रोजन पॉसिबल जरूरी। यहाँ तक तो हो गई एक कंडीशन इंपॉर्टेंट इनोलाइजेशन के लिए। बात समझ गए ना। इसी बेस पर आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर आपको इनोलाइजेशन बताना है। अब आता है स्टेबिलिटी ऑफ कीटो एंड इनोल फॉर्म। समझ गए बच्चों कि आपको स्टेबिलिटी बतानी है कि कीटो और इनोल फॉर्म में ज्यादा स्टेबल कौन है। तो देखो पहला पॉइंट कि इन नॉर्मल एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, कीटो फॉर्म more stable than enol form due to high bond energy of C double bond O then, ठीक है, C double bond C। समझ गए बच्चों कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो मोस्टली ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये अनस्टेबल होता है। आप देखोगे कि पहले इनोल किसी रिएक्शन में बनता है तो सीधा सा कीटोन में या एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। तो इनोल फॉर्म एल्डिहाइड कीटोन में इनोल फॉर्म स्टेबल है क्योंकि C डबल बॉन्ड C की एनर्जी C डबल बॉन्ड O की एनर्जी C डबल बॉन्ड C से ज्यादा है। 358 के आसपास होती है, 281 के आसपास होती है C डबल बॉन्ड C की। तो इस रीजन के कारण, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि स्टेबिलिटी ऑफ इनोल फॉर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है तो भी इनोलिक फॉर्म थोड़ा स्टेबल हो जाता है, और एरोमेटिक कैरेक्टर, अगर एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाता है कंपाउंड में तो उसमें ध्यान दें कि उसका इनोल फॉर्म स्टेबल होगा। देखो एक एक करके समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये लिखा है डबल बॉन्ड O, ओके, और ये है डबल बॉन्ड O और ये है डबल बॉन्ड O। अगर हम इसे इस फॉर्म में चेंज कर दें OH OH OH, तो ये एक एरोमेटिक है, तो ये 1 और ये सेकंड है, तो ये इनोल फॉर्म है, और ये कैसा है बच्चों, एरोमेटिक फॉर्म। तो हम ये कहेंगे कि सेकंड मोर स्टेबल देन फर्स्ट, ठीक है, इस तरह से कि दूसरा जो है पहले से बहुत ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। ठीक इसी तरह से आप देखोगे फिनॉल, अगर हम ये कहें कि ये है फिनॉल, सॉरी कौन सा फॉर्म है इसका, कीटो फॉर्म, ठीक है, ये क्या है इसका, फिनॉल का कीटो फॉर्म, इस तरह से। लेकिन अगर हम ये कहें कि इसका इनोलिक फॉर्म ले लें कि ये वाला, तो ये मोस्ट स्टेबल है, मतलब हम ये कहें कि फिनॉल में ये फॉर्म नहीं मिलता, ना के बराबर है, मोस्ट स्टेबल यही, 100% यही एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये एरोमेटिक है। समझ गए ना। तो इस तरह से, ठीक इसी तरह से मान लो कि ये कंपाउंड है, यहां पर है OH, सॉरी कौन सा है, यहां पर डबल बॉन्ड O है, तो ये अगर आप देखोगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है,
तो ये तुरंत इनोलिक फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ एक H, यहाँ OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। क्योंकि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज ही होता है, तो ये पूरे में, तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये इस इनोलिक फॉर्म में मिलेगा। एक तो अगर एरोमेटिक कंपाउंड अगर एरोमेटिक हो जाता है इनोलाइजेशन के कारण, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा देन कीटो फॉर्म, पहला। तीसरा पॉइंट देखिए, अब आता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन का, जैसे या हम एक कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखते हैं कि ये है CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और ये है CH3। इसका एक फॉर्म ऐसा बनाया जाए CH2, या मैं इसको बल्कि ऐसे ले लूं और ज्यादा इजी होगा समझना आपको, कि हम इसको ऐसे समझें। हमारे पास है CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है। अब मैं कहूं कि इसका एक इनोलिक फॉर्म बनाया जाए, एक इनोलिक फॉर्म तो बनेगा डबल बॉन्ड C, हम यहां OH कर दें, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, और एक इनोलिक फॉर्म हो जाएगा CH3, COH, डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है। तो यहां पर अगर हम, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, तो यहां पर एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो इसमें देखोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, एक। दूसरा है कॉन्जुगेशन भी है। तो ऐसे में जबकि यहां केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहां पर C डबल बॉन्ड O है, तो स्टेबिलिटी जो है ना सबसे ज्यादा थर्ड वाले की होगी, समझ गए ना, फिर फर्स्ट वाले की होगी और फिर सेकंड की होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल एक है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, इसीलिए इसमें दो दो CO ग्रुप ज्यादा स्टेबल हैं देन C डबल बॉन्ड C, मतलब यहां पर दो CO हैं, यहां पर दो क्या है बच्चों इस वाले में, पहले वाले दूसरे वाले में केवल दो, एक C डबल बॉन्ड C और एक C डबल बॉन्ड O, और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी इफेक्टिव नहीं है जितना इफेक्टिव C डबल बॉन्ड O दो है, लेकिन तीसरे वाले में हाई कॉन्जुगेशन भी हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो गया, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये इनके क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, समझ गए ना, ये क्या है इनकी स्टेबिलिटी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन या सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो ऐसे स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक इसी तरह से अगर मान लिया जाए कि ये हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, हम इसका कॉन्जुगेशन देखें तो दो प्रकार के इनोलिक फॉर्म बन सकते हैं, ठीक है। एक देखो ये इनोलिक फॉर्म बन जाएगा, कौन सा, यहाँ OH और यहाँ लगा दें, ठीक है। और एक इनोलिक फॉर्म अगर आ जाते हैं कि ऐसा भी बन सकता है कि यहाँ पर OH लगा दें और यहाँ पे, तो इसमें आप देखोगे आपके पास दो हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन हैं, जबकि इसमें देखो आप कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ पर ओनली टू हाइपर कॉन्जुगेटेड क्या है हाइड्रोजन, ठीक है। और यहां पर देखो आपको कितने हैं, 5 हाइपर कॉन्जुगेटेड। तो इन दोनों में पूछ लिया जाए इन तीनों की स्टेबिलिटी की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो देखो फर्स्ट तो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि CO मोर स्टेबल देन C, फिर आ जाएगा थर्ड और फिर क्या आएगा बच्चों, सेकंड। ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। ठीक इसी तरह से मान लो ऐसा लिखा है कि यहां डबल बॉन्ड है, ये है, इसके दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं, OH एक यहाँ एक यहाँ, एक ठीक इसी तरह से OH यहाँ लगा दें और एक यहाँ लगा दें, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये क्या है, थर्ड है। तो फर्स्ट फिर आ जाएगा सेकंड और फिर क्या आएगा बच्चों, थर्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो कॉन्जुगेशन है। दूसरा है हाइड्रोजन, 3 कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन है, जबकि इसमें 2 ही हैं, दूसरा इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, ये तो CO के कारण स्टेबल, समझ गए ना।
तो हाइपर कॉन्जुगेशन अगर हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है, सिंपल कीटोन हो जाए, तो इनमें ये इस तरह से आपको स्टेबिलिटी अच्छी तरह से पहचानना है। अगर और भी है कि इन पोलर मीडियम, पोलर प्रोटिक मीडियम है अभी, ठीक है, मीडियम, देन इनोल, ठीक है, कीटो फॉर्म की बात करें कि पोलर प्रोटिक मीडियम है, तो यहां पर जो कीटो फॉर्म है मोर जो है, कीटो फॉर्म जो होता है किससे ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म, ठीक है, ड्यू टू मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन, ठीक है, कीटो फॉर्म, कि जो कीटो फॉर्म है उसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देखो मतलब ये है कि CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, अगर हम यहाँ एथेनॉल लें, ठीक है, और यदि हम इसी को इस तरह से फॉर्म बना दें कि ये हो OH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ ये हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर एथेनॉल यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, यहाँ से एथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, तो ये जो परसेंटेज है इसका ज़्यादा होगा, लगभग ये 92% करीब होता है इसमें, और ये 8% ही होगा। लेकिन अगर मान लो नॉन पोलर एप्रोटिक मीडियम है, ओके, तो ध्यान रखें उसमें कि इनोल फॉर्म जो होगा मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इसमें प्रेजेंट हो, बट इसमें, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एब्सेंट होगी। तो इस तरह से पोलैरिटी का भी इफेक्ट पड़ता है। तो कॉन्जुगेशन इस तरह से आपको इनकी स्टेबिलिटी बता देनी है, ठीक है। और लास्ट बचता है हमारे पास इनोलाइजेशन में रेट ऑफ इनोलाइजेशन, समझ गए बच्चों, कि एनोलाइजेशन का रेट पहचानना। तो ध्यान रखें कि जो इनोलाइजेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और अगर आपसे एसिडिक नेचर पूछा गया है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी -I इफेक्ट ऑफ एडजेसेंट ग्रुप ऑफ अल्फा पोजीशन, ओके। जैसे मैं इधर लिख दूं, ये है R3C, इससे ज्यादा R2CH R, ठीक है, फिर इससे ज्यादा जो है H, इससे ज्यादा C6H5, ओके, फिर इसके बाद है COOR, इससे ज्यादा है COR, और इससे ज्यादा है CHO ग्रुप। ये कौन सा है, -I इफेक्ट का ऑर्डर। मतलब यहां पर अगर हम ये कहें कि R C डबल बॉन्ड O CH2 और यहां पर CR3 कर दें, और यही इनोलाइजेशन का रेट भी होगा। देखो यहां पर ये इससे ज्यादा इनोलाइजेशन होगा CH2 CHR2, इससे ज्यादा किसका इनोलाइजेशन होगा, जैसे यहाँ CH है, ठीक है, इससे ज्यादा हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O CH2 CHR, इससे ज्यादा, ठीक है, यहाँ पर मैं एक ऑर्डर अच्छे से लिख दूं, यहाँ पर हो जाएगा R, इससे ज्यादा होगा R CH2, इससे ज्यादा होगा R, इससे ज्यादा H, ठीक है। फिर और आगे बढ़ें तो CH2, यहाँ पर H, R C डबल बॉन्ड O CH2 C6H5, R C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल OR, इससे ज्यादा इनोलाइजेशन किस में मिलेगा, R C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OR, और इससे ज्यादा इनोलाइजेशन होगा CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और H,
इस तरह से लगातार इनोलाइजेशन बढ़ेगा। तो आप यहाँ अच्छी तरह समझ गए होंगे कि रेट ऑफ इनोलाइजेशन मींस किसमें फास्ट इनोलाइजेशन होगा। और ज़्यादा अगर मान लो इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है डबल बॉन्ड ओ एच और यहाँ लिखा है NO2, और एक लिखा है डबल बॉन्ड ओ एच और यहाँ पर लिखा है R, तो इसमें फास्ट इनोलाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि NO2 का माइनस आई इफेक्ट है जबकि इसका प्लस आई है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये मोर एसिडिक होगा, हाइड्रोजन, समझ गए ना। ठीक इसी तरह से लिखा है RCHCl NO2, इसमें मोर एनोलाइजेशन होगा CH2NO2 से, इस तरह से। तो ये रेट ऑफ इनोलाइजेशन के बारे में, तो इतना ही हमें जरूरत पड़ेगी इनोलाइजेशन या टॉटोमेरिज्म को एक्सप्लेन करना, और ज़्यादा जरूरत नहीं है। बाकी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको जो है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, किसमें एरोमा, ठीक है, इनोलाइजेशन पॉसिबल है, किसमें नहीं है। तो जो मैंने नेसेसरी कंडीशंस बताई हैं उनको देखो और उसके बेस पर आप इनोलाइजेशन को डिसाइड करो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।